समरी सीरीज के अंदर पार्ट का सारांश समझेंगे। और अधिकतर मकान कच्चे थे और वहां पर एक नगर पालिका भी थी। तो सोचते हैं कि बताओ यार, कैप्टन के विषय में लोगों को कैसे विचार है, पर वो इतना महान काम कर रहा है। मूर्ति को देखते रहते हैं, कभी गोल चश्मे होता है, कभी गोल चश्मा होता, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला। अब होता यह है कि करीब लगभग 2 साल तक मूर्तियों पर चश्मे बदलते रहते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार फिजिक्स वाला पर। मैं हूं सत्यम और हम बात कर रहे हैं आज इस क्लास में समरी सीरीज के लेक्चर नंबर 2 यानी कि नेताजी के चश्मा की। बेटा जी, ये जो कहानी है एक शानदार कहानी है, क्योंकि ये कहानी बताती है कि कैसे एक साधारण सा आदमी परिस्थितियों से जूझते हुए अपनी देशभक्ति का परिचय देता है और लोग उसे किस तरीके से देखते हैं। ये कहानी हम पर और आप पर दोनों पर लागू होती है, क्योंकि बदलते दौर में देशभक्ति के मायने भी बदलते जा रही हैं, देश के प्रति भावनाएं भी लोगों की बदलती जा रही हैं। तो उसी भावना को लक्ष्य कर लिखी गई एक शानदार कहानी है जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। अब भाई, नेताजी का जो चश्मा है ना, इसके विषय में और चीजें जानेंगे, समझेंगे। तो बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि हम क्या करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो बेटा, इस लेक्चर में ना हम समरी सीरीज के अंदर पार्ट का सारांश समझेंगे और ये कोशिश करेंगे कि भाई ये जो कहानी लिखी गई है, इस कहानी के मूल लक्ष्य को हम समझ सकें। चलिए बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं कहानी की। तो बेटा, कहानी की शुरुआत होती है हालदार साहब से। हालदार साहब जो होते हैं ना, वो अपने कंपनी के काम से एक कस्बे से गुजरा करते हैं। अब कस्बा जो था वो बहुत छोटा था, ठीक है, अधिकतर मकान कच्चे थे और वहां पर एक नगर पालिका भी थी। और उस नगर पालिका ने कभी कस्बे के बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की मूर्ति लगवा दी होगी, ठीक है। और मूर्ति देखकर लगता था कि जैसे वह मजबूरियों के कारण किसी स्थानीय कलाकार से बनवाई गई है। तो बेटा, यहाँ पर होता यह है कि हालदार साहब जो हैं वो रोज यानी कि लगभग 15 दिन के अंतर से एक कस्बे से गुजरा करते हैं। और भाई, कस्बा है तो कस्बे के अंदर वही जिस तरीके के कस्बे होते हैं, ना गांव की तरह है, ना गांव की जैसी छोटी छोटी चीजें हैं और ना एकदम शहर की तरह डेवलप है। तो कस्बा है भाई, रोड पे बसा हुआ है। तो एक आध दो स्कूल है, कुछ सीमेंट की फैक्ट्री है, एक आध दो चीजें, अध बना सा शहर ही कस्बा कहलाता है, ठीक है। तो वैसी तमाम तरीके की चीजें हैं। लेकिन कस्बे की खास बात यह है कि कस्बे में ना नगर पालिका है, और नगर पालिका है भाई तो कुछ ना कुछ तो करेगी। हर जगह जो है नगर पालिका है या कोई भी संस्था हो, विकास का कार्य तो करती ही है। तो इसी क्रम में एक बार नगर पालिका ये सोचती है और उसके कुछ उत्साही अधिकारी ये सोच लेते हैं कि चलो भाई, नगर के चौराहे पर, बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति लगाई जाए। अब निर्णय तो हो गया, पर समस्या आती है बजट की, कि भाई कुशल लोगों का अभाव था, क्योंकि कस्बे में रहने वाले लोग थे तो ज्यादा तो दुनियादारी देखी नहीं, ठीक है। दूसरी चीज, बजट का भी अभाव था कि भाई अच्छी मूर्ति बनाने में तो पैसा बहुत लग जाएगा, तो बजट का भी अभाव था। तो इसी क्रम में मूर्ति बनाने का जो काम है वो दे दिया जाता है मोतीलाल मास्टर जी को। अब मोतीलाल मास्टर जी पता है क्या करते हैं? वैसे तो वो एक ड्राइंग मास्टर थे, पर दावा करते हैं कि हम कैसे भी करके मुश्किल से मुश्किल 15 दिन में या महीने भर में मूर्ति बनाकर आपको दे देंगे। अब ये बात सुनकर लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि वाह, मूर्ति इतने जल्दी मिल जाएगी। और होता भी यही है, ड्राइंग मास्टर जो होते हैं वो फटाफट महीने भर में मूर्ति तैयार कर कर दे देते हैं। अब भाई, मूर्ति देखने में तो बड़ी शानदार थी, बड़ी जानदार थी। ऐसा लगता था कि नेताजी साक्षात मूर्ति के रूप में विराजमान है, ठीक है। पर मूर्ति में एक छोटी सी कमी रह जाती है। अब वह कमी क्या है? कमी रह जाती है नेताजी के चश्मे की, ठीक है। अब चश्मे की कमी क्यों रह जाती है? तो भाई उसका कारण भी यही है कि मोतीलाल मास्टर जी जो होते हैं वो ड्राइंग मास्टर होते हैं, ना कि शिल्पकार होते हैं। पर बजट का अभाव होता है तो भाई बना दी जाती है मूर्ति, ठीक है। अब जब लोग इस चीज को देखते हैं तो सोचते हैं क्या किया जाए, क्योंकि मूर्ति तो बड़ी शानदार बनी है। पर दिक्कत यह है कि भाई जब तक मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा तब तक मूर्ति पूरी कैसे होगी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है कि काला सा मोटे से फ्रेम वाला चश्मा जो है वो नेताजी पर लगा दिया जाता है। अब देखो भाई, और इस तरीके से मूर्ति को जो है ना वो
स्थापित कर दिया जाता है बाजार के चौराहे पर, और लोग बढ़िया मूर्ति का उद्घाटन वगैरह कराते हैं, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं, ये तमाम तरीके की बातें होती हैं, ठीक है। और लोग अपने घर चले जाते हैं, मूर्ति जो है अब चौराहे पर स्थापित हो चुकी है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि इसी क्रम में जब हालदार साहब जो है ना वहां से गुजरते हैं, तो पहली बार मूर्ति को देखते हैं, क्या करते हैं, पहली बार मूर्ति को देख रहे होते हैं। और जब मूर्ति को पहली बार देखते हैं तो क्या सोचते हैं कि भाई मूर्ति तो शानदार है, लेकिन इस पर जो चश्मा है वो रियल है, ठीक है। वो सोच रहे होते कि यार संगमरमर का चश्मा होता तो क्या बात होती, मजा आ जाता। लेकिन फिर वो ये भी सोचते हैं कि यार कस्बा है, यहाँ के लोग जो भी काम कर रहे हैं और जिस तरीके से कर रहे हैं वो भी तो देशभक्ति की भावना ही है, क्योंकि इतना ज़्यादा खर्च जो आता है मूर्ति को बनाने में, इतना ज़्यादा जो मेहनत करना पड़ता है, यहाँ के लोग नहीं कर पाते। तो यहाँ पर महत्व मूर्ति का ना होकर मूर्ति से जुड़ी भावनाओं का हो जाता है। और ये बात सोचकर जो है हलदर साहब कुछ नहीं कहते, बोले ठीक है। पर वो देखते हैं कि मूर्ति पर ना चश्मा जो है वो संगमरमर का नहीं है, रियल चश्मा है। तो इस बात को भी ना हलदर साहब बढ़िया सराहते हैं कि चलो ठीक है भाई, संगमरमर की मूर्ति है ओके, पर चश्मा रियल है, इट इज टू ओके, कि भाई ये भी अच्छी बात है। इस बात का तो भाई मैं तारीफ करूंगा, क्या आइडिया है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि भाई हालदार साहब का पहला परिचय जो होता है वो मूर्ति की से होता है, ठीक है। जब वो मूर्ति को देखते हैं तो इस तरीके से देखते हैं और तमाम बातों का जो है वो अंदाजा लगा लेते हैं। अब होता क्या है कि हालदार साहब मूर्ति को देखकर आगे बढ़ जाते हैं, और जब आगे बढ़ जाते हैं तो होता यह है कि जब हालदार साहब पहली बार मूर्ति को देखकर गए थे तब उस पर ना एक काले से मोटे से फ्रेम वाला चश्मा होता है। हलदार साहब इस बात को देखते हैं, लोगों की भावनाओं को समझते हैं, मौके की नजाकत को जानते हैं और वहां से रवाना हो जाते हैं कि भाई चलो ठीक है, महत्व मूर्ति का नहीं बल्कि लोगों में बसी भावनाओं का है कि लोगों ने आज भी अपने क्रांतिकारियों को संजो कर रखा है। कहानी आगे बढ़ चलती है। 15-20 दिन बाद हलदर साहब फिर वहां से गुजरते हैं और फिर देखते हैं मूर्ति को, और उनके मन में कौतुक जाग जाता है। अब ये कौतुक क्यों जागा, तो भाई उसका कारण था। कारण क्या है, कारण बस यही है कि भाई मूर्ति पर इस बार दूसरे तरीके का चश्मा होता है। हलदर साहब देखते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, होता रहता है, हो गया होगा कुछ, ठीक है, या उन्होंने सोचा होगा कि किसी बच्चे ने शरारत कर दी हो। तो इस तरीके से वो फिर गुजर जाते हैं। फिर वो तीसरी बार वहां से गुजरते हैं 15-20 दिन बाद, और फिर देखते हैं कि भाई चश्मा जो है वो फिर बदल गया है, ठीक है। अब जब ये बात होती है तो उनको बड़ा लगता है कि यार ये चश्मा क्यों बदल रहा है, भाई ऐसा क्या हो गया है। पर वो रुकते नहीं है, बोले ठीक है यार होता रहता है, चलो आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं ना कि एक बार नजरअंदाज कीजिए, दूसरी बार सोचिए, ठीक है। अब जब आगे जब हलदर साहब फिर से गुजरते हैं, ठीक है, यानी कि तीसरी या चौथी बार जब हलदर साहब गुजरते हैं तो उनसे रहा नहीं जाता। वो सोचते हैं कि यार ये चश्मे क्यों बदल रहे हैं, क्या बात है, ठीक है। तो हालदार साहब क्या करते हैं कि एक पान वाले के पास जाते हैं, ठीक है। ये सोचते हैं कि भाई पता तो लगाना है कि मूर्ति पर चश्मे क्यों बदल रहे हैं, क्या कारण है भाई कि मूर्ति पर चश्मे जो हैं वो बदलते जा रहे हैं। तो हालदार साहब क्या करते हैं, मन बनाते हैं और अपने ड्राइवर से कहते हैं कि भाई चौराहे पर जो है ना एक पान की दुकान देखकर रोक देना गाड़ी, हम वहां पर पान भी खाएंगे और ये भी पता लगा लेंगे कि चीजें होती कैसे हैं, ये चश्मा क्यों बदल रहा है बार बार। तो भाई ड्राइवर भी उनकी बात मान जाता है। जब गाड़ी चौक से गुजरती है तो पान वाले के सामने गाड़ी रोक देता है। हलदर साहब उतरते हैं, बढ़िया पान खाते हैं और पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि भाई ये मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता है, ये मूर्ति पर चश्मे बदलने का कारण क्या है। पान वाला, और किससे पूछ रहे हैं, पान वाले से। तो पान वाला जो है वो भी बड़ा सा मोटा सा थुलथुला सा आदमी होता है, वो भी बढ़िया हंसते हुए अंदाज में जवाब देता है, साहब ये जो सब आप देख रहे हैं ना ये सब कैप्टन चश्मे वाला करता है, ठीक है। तो अब हलदर साहब को और जिज्ञासा हो जाती है कि भाई कैप्टन चश्मे वाला, तो ये कैप्टन चश्मे वाला है कौन, ठीक है। उसके विषय में जानने की जिज्ञासा जो है वो हलदर साहब को हो जाती है। और जब हलदर साहब को जिज्ञासा हो गई तो वो और सवाल जवाब करते हैं। पान वाला कहता साहब अब तो हमसे ना हो पाएगा, अब हम ना बता पाएंगे, ठीक है। तो हलदर साहब भी चुपचाप पैसे देते और वहां से चलते बनते हैं। पर मन में एक बात तो आ गई कि भाई ये कैप्टन है कौन और ये क्यों हो रहा है, ठीक है। हलदर साहब फिर जब वहां से गुजर जाते हैं तो मन में ये चीज चल ही रही होती है। एक बार फिर हलदर साहब उसी चौक से गुजरते हैं और इस बार पान वाले के यहाँ पान खाते हैं और कैप्टन की जांच पड़ताल करने में जुट जाते हैं कि भाई ये कैप्टन कौन है। तो वापस वही पान खाया और पूछने लगे कि भाई साहब ये जो कैप्टन है ये कौन है, ठीक है, क्या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सैनिक है, ठीक
ठीक है, या फिर कोई और देशभक्त है, तो यहाँ पर जब ऐसी बातें जो है वो पान वाला सुनता है तो चेहरे पर उसकी मुस्कान आ जाती है और व्यंग्यात्मक मुस्कान में पान थूकते हुए बोलता है, अरे साहब वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। और जब ये बात सुनते हैं, ठीक है, वो ये कहता है पान वाला कि अरे साहब वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वो तो पागल है पागल, ठीक है। तो ये बात जब सुनते हैं ना कैप्टन साहब, तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है कि यार बताओ, इतने बड़े देशभक्त का ऐसी बात कह रहा है उसके विषय में। पर पान वाला और कुछ कहे, ठीक है, पान वाला पान फिर से थूकता है और हवलदार साहब पूछने को आतुर होते हैं कि भाई एक चीज और तो बताओ। तो इतने में ही वो कह देता है कि साहब अब हम कुछ ना बताएंगे, वो आ रहा है कैप्टन चश्मे वाला, तो उससे एक बार पूछ लीजिए कि भाई क्या है कैसा है, सारी चीजें जो है वो आप उसी से पूछ लीजिए, देखिए वो चला आ रहा है। तो जब कैप्टन साहब ऐसे पीछे मुड़कर देखते हैं तो देखते हैं एक मरियल सा दुबला सा, ठीक है, लाठी टेकता हुआ एक लंगड़ा सा व्यक्ति अपने कंधे पर छोटी सी संदूकची रखे, ठीक है, चश्मे को लगाए, बांसों के अंदर चश्मे को फंसाए हुए एक छोटी सी गली से चला आ रहा है, ठीक है। और जब उसे कैप्टन साहब देखते हैं, सॉरी, जब उसे हवलदार साहब देखते हैं, किसे, कैप्टन को, तो उनका जो मन होता है ना वो अचंभे से भर जाता है। वो सोचते हैं ये कैप्टन है। अब भाई वो ऐसा क्यों सोच रहे होते हैं, क्योंकि उनके मन में कैप्टन की छवि क्या होती है, बहुत क्या होती है, बहुत हष्टपुष्ट होती है कि भाई नाम कैप्टन है तो बिल्कुल आर्मी का कैप्टन होगा, अच्छा बढ़िया सीना वीना, अच्छा बॉडी शॉडी होगी। लेकिन देखते हैं कि ये तो बूढ़ा सा मरियल सा आदमी है, और ये क्या मतलब किस युग में क्या सोच रहा था और ये क्या निकला, ठीक है। तो इस तरीके से कैप्टन साहब सोचते हैं और वहां से चल देते हैं। पर उससे बात करने की हिम्मत ना कैप्टन साहब की होती है, ना उससे बात करने की हिम्मत जो है वो हवलदार साहब की होती है, और ना हवलदार साहब उससे बात करते हैं, समय का अभाव होता है वो चल देते हैं, ठीक है। और होता क्या है कि जब भी कैप्टन जो है वो फिर आता है, चश्मा बदल देता है इसके बीच में, वहां से चल देता है, ठीक है। अब होता यह है कि हवलदार साहब को ये तो पता है कि ये चश्मे बदलते हैं, ठीक है। और जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो सोचते हैं कि बताओ यार कैप्टन के विषय में लोगों कैसे विचार है, पर वो इतना महान काम कर रहा है। और उसके कार्य को ना मन ही मन सब लोग जो होते हैं, यानी कि विशेषकर हवलदार साहब, अब उन्हें मूर्ति पर से चश्मे बदलने का रहस्य तो पता चल गया था, ठीक है। लेकिन उनके मन में कैप्टन के प्रति सम्मान भी आ गया था, दया भी आ गई थी। सम्मान इसलिए कि जिस कंडीशन में रहकर वो अपनी देशभक्ति का परिचय दे रहा है, ठीक है, उस कंडीशन में देशभक्ति का परिचय देना कठिन हो जाता है। क्यों भाई, क्योंकि देखो चश्मे बेचने का काम करता था, अगर कोई ग्राहक आ गया कि कैप्टन मुझे गोल चश्मा दे दो, तो कैप्टन ने क्या किया कि मूर्ति पर से गोल चश्मा निकाला और ग्राहक को दे दिया और दूसरा चश्मा लगा दिया, ठीक है। फिर कोई आ गया कि चौखट्टे फ्रेम वाला चश्मा दे दो, तो उसने चौखट्टे फ्रेम वाला चश्मा मूर्ति से निकाला और ग्राहक को दे दिया, फिर कोई दूसरा चश्मा लगा दिया। तो इस तरीके से ना कैप्टन अपनी देशभक्ति का पालन कर रहा है। लेकिन जो कैप्टन को नहीं जानता वो मूर्ति के चश्मे को देखकर बड़ा प्रसन्न हो रहा है कि भाई ये क्या बात है, चश्मा क्यों बदल जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से कैप्टन की स्थिति इस तरीके से थी। अब देखो होता क्या है कि भाई ये सिलसिला चलता रहता है, हवलदार साहब जो है मूर्ति पर चश्मे बदलने के रहस्य को जान जाते हैं, और ये सिलसिला जो है वो लगातार चलता रहता है। कितने समय तक चलता रहता है, लगातार, ठीक है। मूर्ति पर से चश्मे जो हैं वो बदले जाते हैं, बदले जाते हैं, बदले जाते हैं, ठीक है। तो ये तमाम तरीके की चीजें जो हैं वो लगातार चलती रहती हैं, ठीक है। अब देखो कहानी में आगे क्या होता है। हवलदार साहब का कौतुक और भी बढ़ गया, उन्होंने देखा हाँ ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है, और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि भाई यहाँ पर हवलदार साहब बता रहे होंगे, ठीक है। अब देखो आगे क्या है। हवलदार साहब यहाँ पर ना जो चश्मे वाला वो पान वाला होता है वो हवलदार उसका कैप्टन का मजाक उड़ा देता है, ठीक है। हवलदार साहब को एक देशभक्त का ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए आ रहा था। उसके हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे बहुत से चश्मे थे। पता चला कि वह फेरी लगाकर चश्मे बेचता है। हवलदार साहब पूछना चाहते थे कि फिर इसका नाम कैप्टन कैसे पड़ा, परंतु पान वाले ने कुछ भी बताने से मना कर दिया, यानी कि उसके पास फुर्सत नहीं थी। और जीप के ड्राइवर के पास उस दिन, ठीक है,
तो यहाँ पर वो सारी चीजें घट जाती हैं कि भाई वो आता है, पूछता है कि क्या कैसे हुआ, तो पान वाला सारी चीजें बताती है, घटनाएं जो हैं वो आगे बढ़ जाती हैं। और इस बात को जो है वो कैप्टन भी और हवलदार साहब दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई चलो अब चीजें ऐसी चलने वाली हैं। तो होता यह है कि उस दिन के बाद करीब कोई 2 साल तक लगातार वे आते जाते और मूर्ति को देखते रहते। कभी गोल चश्मे होता है, कभी गोल चश्मा होता, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, परंतु कोई ना कोई चश्मा जरूर होता। ठीक है। कैप्टन की मृत्यु, अब देखो यहाँ पर ना एक चीज और घटती है, यहीं से ट्रेजिडी होती है कि कैप्टन की मृत्यु होने वाली होती है। तो होता क्या है कि जब कैप्टन, ये बात किसी को पता नहीं होती है, एक बार हवलदार साहब गुजरते हैं, तो जब हवलदार साहब उस चौराहे से गुजरते हैं तो देखते हैं क्या, एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई चश्मा नहीं था। उस दिन पान वाले की तथा चौराहे की सारी दुकानें बंद थीं। अगली बार आकर उन्होंने पान वाले से पूछा, इस बार मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है? पान वाले ने अपनी आंखें पोंछते हुए उदास स्वर में बताया कि कैप्टन मर गया है। यह सुनकर हवलदार साहब उदास होकर जीप में बैठकर चले गए। वे सोचने लगे, उस देश का क्या होगा जहां के निवासी देशभक्त बलिदानियों पर हंसते हैं और स्वयं बिकने के मौके ढूंढते हैं। हवलदार साहब 15 दिन बाद फिर से उस कस्बे से होकर गुजरे। सोचा कि अब वे बिना चश्मे वाली नेताजी की प्रतिमा को नहीं देखेंगे, परंतु जैसे ही चौराहा करीब आया, हवलदार साहब ने चीखकर आदेश दिया, जीप रोको। उन्होंने देखा नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का बना चश्मा रखा हुआ है। हवलदार साहब की आंखें नम हो गईं, वे भावुक हो गए। ठीक है। अब वे भावुक क्यों हो गए वो चीज आगे समझते हैं कि देखो भाई भावुक क्यों हो जाते हैं। तो यहाँ पर ना बेटा उनके भावुक होने का कारण बस इतना सा होता है कि भाई मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा होता है। ठीक है। तो देखो यहां तक तो हमने कहानी को समझ ही लिया होता है कि हवलदार साहब जो हैं वो इस बात को जान जाते हैं कि मूर्ति पर चश्मे क्यों बदलते हैं। ठीक है। अब होता यह है कि करीब लगभग 2 साल तक मूर्तियों पर चश्मे बदलते रहते हैं। ठीक है। अब हवलदार साहब जब इस चीज को जान ही गए हैं कि ये सब कारनामे जो है वो कैप्टन कर रहा है, तो बड़ी स्वतंत्र वो भी जीते हैं। ठीक है। और मूर्ति पर चश्मे बदलते हुए देखना उनकी एक दिनचर्या का भाग हो जाता है, उनकी आदत हो जाती है। होता यूं है कि एक बार जो होता है कि जो कैप्टन होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। और जब मृत्यु हो जाती है तो ये बात हवलदार साहब को पता नहीं होती है। हवलदार साहब क्या करते हैं कि एक बार चौराहे से गुजरते हैं और देखते हैं कि चारों तरफ सन्नाटा है। ठीक है। और मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं है, सारी दुकानें बंद हैं। हवलदार साहब गुजर जाते हैं। फिर जब दूसरी बार वहां से गुजरते हैं तो तब भी यही दृश्य होता है। ठीक है। तो एक बार वो गाड़ी रुकवाते हैं और पूछते हैं पान वाले से, पान खाते हैं और पैसे देते हैं और पूछते हैं कि भाई मूर्ति पर चश्मा नहीं है, ये सब दुकानें वगैरह भी बंद थी, इसका क्या कारण है? तो वो हवलदार साहब को वो पान वाला बताता है। क्या बताता है? कि साहब कैप्टन गुजर गया। अब भाई कैप्टन गुजर गया जब ये बात होती है तब मन में एक चीज और जाग जाती है कि भाई कैप्टन जब गुजर ही गया है तो ये बात जो है वो हवलदार साहब को अंदर तक चोट पहुंचाती है, अंदर तक उनका मन जो है वो दुखी हो जाता है। वो चुपचाप पान के पैसे देते हैं और पान के पैसे देने के बाद वहां से चुपचाप गुजर जाते हैं। ठीक है। वहां से अपनी गाड़ी में बैठते हैं और चले जाते हैं और मन ही मन ये सोच रहे होते हैं कि भाई उस कौम का क्या होगा, उस देश के लोगों का क्या होगा जो देशभक्ति की भावना पर हंसते हैं। ये क्यों सोच रहे थे? क्योंकि पान वाला जो था वो कैप्टन के इस काम पर ना हंस रहा था, उसको मजाक में ले रहा था कि कैप्टन जो है वो मूर्ति पर चश्मे बदलता है। ठीक है। अब होता यह है कि भाई ये बात तो हो गई। फिर वो आगे सोचते हैं कि भाई हमारे जो उस कौम के जो लोग हैं वो इस तरीके के हो गए हैं आज कि भाई अगर कोई देशभक्ति दिखाता है तो उस पर हंसते हैं। ठीक है। और खुद मन ही मन बिकने के मौके ढूंढ रहे हैं। तो ये बात सच भी है बेटा, देखते हैं आए दिन पेपर में देखने को मिलता है। ठीक है। यहाँ घोटाला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो इसी बात को ना लेखक ने बड़े सांकेतिक रूप में कहा है। ठीक है। कि भाई हमारे देश के अंदर या किसी भी देश के अंदर ऐसे लोगों की कमी नहीं है। ठीक है। एक तरफ तो देशभक्ति की भावना का ह्रास हो रहा है लोगों के अंदर, और दूसरी तरफ ये बात भी उठ रही है कि भाई जो आने वाली पीढ़ी है उसके अंदर भी कोई खास चेतना है नहीं। ठीक है। तो इन तमाम तरीके की बातों को लेखक सोचते हुए ये बात बताता है, यहाँ इस लाइन में कोट करता है। कि किस लाइन में कोट कर रहा है? देखो इस लाइन में कि भाई देशभक्त बलिदानियों पर हंसते हैं और स्वयं बिकने के लिए
मौके ढूंढते हैं, ये बात जो है वो कोट करता है यहाँ, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि हालदार साहब इस बात को सोचते हुए वहां से गुजर जाते हैं और फिर सोचते हैं कि भाई उस रास्ते से उनका आना जाना तो था, लेकिन इस बार वो सोच लेते हैं कि भाई अब मूर्ति की तरफ नहीं देखेंगे। और क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि कैप्टन तो था नहीं अब, तो मूर्ति पर चश्मा कौन लगाएगा, ठीक है। और लोगों को फर्क पड़ता नहीं कि मूर्ति पर चश्मा लगा है या चश्मा नहीं लगा, ठीक है। तो अब वो चुपचाप जो है उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं, तो अपने ड्राइवर से कहते हैं सबसे पहले कि वहां पर गाड़ी मत रोकना, ठीक है, आज हम पान नहीं खाएंगे, आज बहुत काम है, सीधे चलो। तो जैसे ही वो जा रहे होते हैं, सीधे चल रहे होते हैं, अचानक से, अब देखो आदत से जो आदमी जैसा हो जाता है, ठीक है, आदत से कहते हैं ना कि आदत से मजबूर होना, तो यही होता है कि हवलदार साहब की आदत थी कि मुझे तो चश्मा देखना ही देखना है, ठीक है, मुझे तो मूर्ति देखनी ही देखनी है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जैसे ही गाड़ी वहां से गुजरती है चौराहे से, हवलदार साहब की नजर जो है वो मूर्ति पर पड़ती है, और जैसे ही मूर्ति को देखते हैं, वहां क्या करते हैं, अपने ड्राइवर से जोर से चीखते हुए कहते हैं, अरे रोको रोको रोको, गाड़ी रोको। ड्राइवर अचानक से ब्रेक मारता है, हवलदार साहब गाड़ी से उतरते हैं और जाकर मूर्ति के सामने खड़े हो जाते हैं और मूर्ति को सल्यूट करते हैं। और जब देखते हैं मूर्ति को, तो मूर्ति पर सरकंडे से बना एक चश्मा होता है। अब जब मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखते हैं, तो उनके जो भाव होते हैं ना, वो बाहर आ जाते हैं, उनकी आंखें भर आती हैं और वो देखते हैं, क्या देखते हैं कि भाई मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा है, और ये सरकंडे का चश्मा हो ना हो बच्चों ने ही लगाया होगा, क्योंकि देखो बच्चे ही सरकंडे के खेल खेला करते हैं, बच्चे ही जो है ना वो घास फूस से खेलते हैं, ठीक है। तो सरकंडा एक तरीके की घास होती है जिसके माध्यम से बच्चे ना खेल खेल में चीजों का आकार बना लेते हैं, ठीक है। तो आपने देखा भी होगा गांव वगैरह में, कस्बे में सरकंडा बहुत होता है, ठीक है, तो उस तरीके से खेल खेलते रहते हैं। तो चश्मे को देखकर वो उनसे सल्यूट करते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि भाई हमारे देश में जो है ना आज भी देशभक्ति की भावना है, ठीक है, वो केवल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर हस्तांतरित हो गई है, ठीक है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर चली गई है, ठीक है। तो इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है। और बेटा आइए कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ठीक है। तो बेटा पहला एमसीक्यू आपके लिए है, नेताजी का चश्मा मूलतः किसकी कथा है? ऑप्शन ए है हवलदार साहब की, ऑप्शन बी है नेताजी की मूर्ति की, ऑप्शन सी है नगरपालिका की, ऑप्शन डी है कैप्टन की देशभक्ति की। तो बेटा यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि भाई यहां पर ना कैप्टन की देशभक्ति को बताया गया है। और कैप्टन की देशभक्ति के माध्यम से इस बात को भी बताया गया है कि कैसे हमारे अंदर देशभक्ति की भावना को जगाया जा सकता है। देखो देशभक्ति की भावना सबके अंदर होती है, अपने देश से प्रेम सबको होता है, लेकिन कुछ ऐसी कहानियों के माध्यम से उस भावना को प्रज्वलित किया जाता है। वो होता है ना कि जब दिए के अंदर लौ थोड़ी धीमी हो जाती है तो उसे थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाता है बत्ती को, ताकि लौ तेज हो जाए, उसी तरीके से, ठीक है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए, कस्बे में कुछ ना कुछ होता था, क्योंकि अब क्यों होता था उसका ऑप्शन जो है ना हमें छांटना है। तो देखो पहला क्या है, हवलदार साहब जानते थे, वहां बाजार था, एक नगर पालिका थी, वहां एक अधिकारी था। तो देखो बेटा वहां पर जो है ना एक नगर पालिका थी, ये जो है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि नगर पालिका थी तभी अधिकारी था, बिना नगर पालिका के अधिकारी नहीं होता है, ठीक है, कोई संस्था होती है और उसका अधिकारी होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, मूर्ति का चश्मा हर बार कौन बदल देता था? ऑप्शन नंबर ए है हालदार, ऑप्शन नंबर बी है पान वाला, ऑप्शन नंबर सी है गांव का कोई बच्चा, और ऑप्शन नंबर डी है चश्मे वाला। तो बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। वही मूर्ति पर चश्मे बदला करता था जिसे देखकर हालदार साहब को क्या होता था, कौतुक होता था, अचंबा होता था, आश्चर्य होता था। क्या होता था? आश्चर्य होता था कि भाई ये चश्मे कौन बदल रहा है, ठीक है। और पान वाला क्या करता है? व्यंग करता है। किस पर व्यंग कर रहा था वो? कैप्टन पे, कि भाई कैप्टन तो कैसा है, लंगड़ा व्यक्ति है, ठीक है, ये बात बोलकर जो है ना वो उस पर व्यंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें क्लियर हो गई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पान वाला कैसा आदमी था? तो भैया पान वाले का शारीरिक बनावट पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर बेटा की एक चीज याद रखना कि ये जो क्वेश्चन है ना, पान वाला कैसा आदमी था, ये एमसीक्यू के फॉर्म में भी पूछा जाता है, ठीक है, और आपसे लघुत्तरी के रूप में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये इस चीज को याद रखना कि भाई, और ये जरूरी नहीं कि केवल पान वाले के विषय में पूछे, ठीक है, कैप्टन के बारे में भी पूछ ले सकता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना। अब यहाँ पर पान वाले के बारे में पूछ रहा है, तो देखो
पान वाला कैसा आदमी था? काला मोटा, ठीक है, थुलथुला कुशमिजाज आदमी था, बढ़िया फरफन मौला मस्त मौला टाइप आदमी था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की। चश्मे वाला नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों पहनाता है? भाई अब देखो ऑप्शन क्या है, अपने विज्ञापन के लिए, देशभक्ति के कारण, नेता जी के प्रति सम्मान के लिए, ठीक है। तो यहां पर ना, और आखिरी ऑप्शन क्या है, ए और सी, ठीक है। तो बेटा यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कि नेताजी की मूर्ति जो है वो बिना उसके ना रह जाए। किसके ना रह जाए? बिना चश्मे के, ठीक है। और इस तरीके से वो अपनी देशभक्ति का भी अनुपालन करता है, ठीक है। तो यहां पर जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूज है, कंफ्यूज करने वाला है, तो कंफ्यूज मत होना, ये टिक लगा के मत आ जाना कि सर जी ये तो देशभक्ति वाला चैप्टर आप बता रहे थे, तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी इसलिए नहीं होगा बेटा कि देशभक्ति का एक कारण ये भी है, एक देशभक्ति का एक पर्याय ये भी है, नेताजी का सम्मान करना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी उचित आंसर है, क्योंकि ये कहानी से कोरिलेट कर रहा है सीधा सीधा, ठीक है। चलिए देखो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हवलदार साहब को किस बात की आदत पड़ गई थी? तो भैया उन्हें आदत किस चीज की पड़ गई थी? चौराहे पर रुकने की, ऑप्शन बी है पान खाने की, ऑप्शन सी है मूर्ति को देखने की, ऑप्शन डी है तीनों। तो बेटा यहाँ पर ना ये जो ऑप्शन ना है तीनों, वो उचित उत्तर नहीं होगा। देखो चौराहे पर रुकने की आदत क्यों हो गई थी? चौराहे पर रुकने की आदत नहीं हो गई थी, वो मूर्ति को बार बार देखना चाह रहे थे कि मूर्ति पर चश्मे कौन बदलता है, इसलिए वो जानबूझकर चौराहे पर रुकते थे, ठीक है। फिर देखो पान खाने की आदत हो गई थी, तो पान खाने की आदत भी नहीं हुई थी, केवल रहस्य जानने के लिए कि भाई मूर्ति पर चश्मे क्यों बदलते हैं, इस बात को जानने के लिए वो चौराहे पर रुककर पान खाया करते थे, ठीक है। तो ए और बी जो है वो दोनों राइट आंसर आपके होंगे नहीं। अब बचता है ऑप्शन नंबर सी। तो देखो मूर्ति को देखने की आदत वास्तव में उन्हें हो गई थी, और इसी आदत के कारण जब कैप्टन मर जाता है ना, तो वो ये कहते हैं कि मैं मूर्ति को नहीं देखूंगा, पर अचानक से मूर्ति को देख लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें पता चलता है कहानी के अंदर कि हवलदार साहब को मूर्ति देखने की आदत हो गई थी। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। देखो अगला प्रश्न है, हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर पान वाला कैसे हंसा? ठीक है, देखो मन ही मन हंसा था, कि मुंह ही मुंह में हंसा था, कि आंखों ही आंखों में, कि होठों ही होठों में? अब आपको बताना कैसे हंसा था। मन ही मन हंस रहा था, ठीक है। कैसे? मन ही मन हंस रहा था, ठीक है। चलो आगे, अब देखो मन ही मन हंस रहा था, तो देखो जैसे भी आप मन ही मन हंसोगे, पर आंखों में वो चमक छा जाती है। किस में छा जाती है? आंखों में वो चमक छा जाएगी। तो बेटा यहाँ पर ना जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ए जो है वो राइट आंसर आपका है नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने इस चैप्टर की समरी को समझा, जाना। चलिए बच्चों मिलते हैं अगले सेक्शन में, अगले सेशन में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। धन्यवाद।